सेक्शन 496 इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी कि इन केसेस के अंदर बेल ली जा सकती है। नॉर्मली ये सेक्शन जो है वो बेसिकली डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के मैटर से, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में एक पर्सन का राइट होता है बेल लेना और उस टाइम उसे कोई भी बेल लेने से रोक नहीं सकता। इस सेक्शन में नॉर्मली बेसिकली यही चीज़ डिस्कस की गई है कि जब एक पर्सन कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में उस पर्सन का राइट होता है कि उसे बेल ग्रांट की जाए। बेशक अगर वो पुलिस कस्टडी में है उस टाइम भी उसका ये राइट होता है, और अगर वो कोर्ट के अंदर मौजूद है तो किसी भी प्रोसीडिंग स्टेज पर, यानी बेशक ट्रायल की स्टेज चल रही है, प्री ट्रायल की स्टेज चल रही है, यानी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके खिलाफ, उस स्टेज पे अगर उसने अगर वो जो है वो उस पर इल्ज़ाम किसी बेलेबल ऑफेंस का है, तो उस सिचुएशन में किसी भी प्रोसीडिंग स्टेज पर उसका हक होता है कि उसे बेल ग्रांट की जाए। कोर्ट भी दे सकती है, पुलिस भी दे सकती है। और ये बेल जो है उसे इस तरह भी मिल सकती है कि कोई शख्स उसकी ज़मानत दे दे, इस सिचुएशन में भी उसे बेल मिल सकती है, या फिर वो ख़ुद कोई शख्स उसकी ज़मानत ना दे, वो ख़ुद बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, ख़ुद मचल के जमा करवा दे, तो इस सिचुएशन में भी इस तरह भी उसे बेल ग्रांट की जा सकती है। नाउ हम लोग बेल एक्ट से रीड कर लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो इस सेक्शन में इस सेक्शन में ये डिस्कस किया गया है कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or is brought before a court। मतलब अगर एक पर्सन जो कि जिस पर इल्ज़ाम है, जो कि मुलजिम है किसी ऐसे ऑफेंस का जो कि बेलेबल ऑफेंस है, उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, डिटेन नहीं किया जा रहा, और जब उस पर्सन को थाने लेकर आया जाता है या फिर वो कोर्ट के सामने जब उसे पेश किया जाता है, इस इल्ज़ाम की मद में उसे लेकर आया जा रहा है कि भाई उसने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो अब इस सिचुएशन में एंड इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम व्हाइल कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल। सो इस पर्सन को जो है वो जब वो पुलिस की कस्टडी में है तो उस टाइम भी उसका राइट है कि किसी भी टाइम पे इसी तरह प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे कोर्ट, पुलिस और कोर्ट दोनों ही उसे बेल ग्रांट कर सकते हैं, दोनों इसे बेल दोनों ही रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड एट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ योर थिंक फिट मे इंस्टीड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपेयरेंस एज हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड। यानी अगर कोर्ट और पुलिस दोनों चाहें कि बजाय वो किसी शख्स से उसकी ज़मानत लेने के, वो इस पर्सन से खुद भी कह सकते हैं कि आप खुद अपने बिहाफ में चल के जमा करवा दो, यानी बॉन्ड विदाउट श्योरिटी दे दो कि आपको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, और जब हम आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे, यानी फॉर हिज अपेयरेंस उसने उसे छोड़ा है ना बेल पे इन्होंने, तो उसको वो ये कह देते हैं कि अब आप खुद में चल के जमा करवा दो, फिर जिस टाइम हम आपको बुलाएंगे तो आपको आना होगा, तो उसे खुद भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजन सेक्शन 117 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 117 सब सेक्शन 3, यानी इस सेक्शन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेक्शन 17 के सब सेक्शन 3 या 4 की जो प्रोवाइजो में जो चीज़ डिस्कस की है उस पर इफेक्ट करे, तो लिहाजा सेक्शन 496 में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई थी। इसमें बस सिंपल सा सेक्शन है कि जब एक पर्सन एक बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है, यानी उस पर इल्ज़ाम है, कमिट की तो इधर बात नहीं लिखी हुई, एक्यूज का वर्ड लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और उस इल्ज़ाम की बद में उसे पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, पुलिस के की कस्टडी में है वो पर्सन, और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तो अब इस टाइम जो कि उस पर इल्ज़ाम है कि उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो इसलिए इस टाइम उसका ये राइट है कि बेशक वो पुलिस की कस्टडी में है, उस टाइम इसे किसी भी वक्त या फिर जो है वो कोर्ट के सामने पेश है तो प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे, यानी प्री ट्रायल स्टेज पे भी, ट्रायल स्टेज पे भी, जजमेंट के पास होने से पहले उस पर्सन का ये राइट होता है कि उसे बेल ग्रांट कर दी जाए, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम किसी बेलेबल ऑफेंस का है। अब इस सिचुएशन में जो उसको रिलीज़ करने के लिए दो मेथड फॉलो किए जा सकते हैं, या तो कोई शख्स उसकी ज़मानत दे दे तो इस तरह उसे बेल मिल जाए, या फिर वो अपनी ज़मानत खुद दे दे, मतलब बॉन्ड विदाउट श्योरिटी वो खुद जमा करवा दे। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ज़मानत किस चीज़ की कि जब उसको बुलाया जाएगा ट्रायल के टाइम पर तो वो आएगा, फॉर इज़ अपेयरेंस ही उसे लिया जा रहा है ना ये बॉन्ड, तो ये इस तरह
ये जो है इस सेक्शन में बस यही चीज़ डिस्कस की गई है और सिंपल सा सेक्शन, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 497, जो कि डील करता है व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल दी जा सकती है। जनरल रूल तो यही है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये नॉन बेलेबल है, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर बेल नहीं मिल सकती। तो जनरल रूल तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से यही है कि ऐसे ऑफेंस जिसमें आपको बेल ग्रांट नहीं की जाती। लेकिन सेक्शन 497 में कुछ स्टैचुटरी ग्राउंड ऐसे डिस्कस किए गए हैं जिसके ऊपर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल ग्रांट कर दी जाती है। इस सेक्शन के अंदर नॉर्मली दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर वन तो वो स्टैचुटरी ग्राउंड जिसकी बेस पर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल जाती है। ये टोटल 5 हैं, 5 इन नंबर से 5 स्टैचुटरी ग्राउंड डिस्कस की गए हैं जिसके अंदर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल जाती है। सेकेंडली, इसमें बेल की का लीगल स्टेटस डिस्कस किया गया है। तो पहले हम लोग ग्राउंड डिस्कस कर लेंगे, एट द एंड हम इसके लीगल स्टेटस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला ग्राउंड है जिसके अंदर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ग्रांट कर दी जाती है वो है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो आपको नॉन बेल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर सकती है। सेक्शन सबसेक्शन 1 से डील करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इज अपेयर और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, ही मे बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, सो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसके मद में उसे पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, पुलिस की कस्टडी में है या कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो इस सिचुएशन में इनके डिस्क्रिप्शन है कि ये इसको बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं, बेल पे इसको रिलीज़ किया जा सकता है। बट ये जनरल रूल है और इसकी एक्सेप्शन है, और ये है कि बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज इफ देयर अपेयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर इसने कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया जिसकी पेनल्टी या तो डेथ पेनल्टी है या फिर उसकी पेनल्टी उम्र कैद है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 10 साल की कैद है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स है, तो अब इस सिचुएशन में इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में भी बेल नहीं मिल सकती। सेकंड ग्राउंड जो है वो सबसेक्शन 1 की ये प्रोवाइजो है, स्टैचुटरी ग्राउंड जिसकी बेस पे आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल ग्रांट कर दी जाती है। वो है कि अगर जो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करने वाले जो पर्सन है या तो वो सेकंड ग्राउंड ये है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक, इन्फर्मिटी, माइनॉरिटी और फीमेल की बेस पे, मतलब ये जो कुछ सेकंड ग्राउंड ये है कि अगर प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और एनी वुमेन और एनी सिक और इन्फर्म पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सच ऑफेंस बी रिलीज्ड ऑन बेल, मतलब अगर यही ऑफेंस यानी एक ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद है या 10 साल कैद की सज़ा है, अगर वो ऑफेंस करने वाले पर्सन जो है वो ऐसे हों जो कि एक माइनर है जिसकी उम्र जो है 16 साल से कम है, या एक खातून है, या कोई बीमार बंदा है, या कोई इन्फर्म पर्सन है जो कि फिजिकली अनफिट है, मतलब कोई ऐसा पर्सन अगर यही ऑफेंस करता है तो अब इस सिचुएशन में इन लोगों को बेल ग्रांट की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक प्रोवाइजो मिसिंग है इस पीडीएफ में, जो कि बेयर एक्ट के अंदर मेंशन है लेकिन इधर मेंशन की हुई, वो ये है कि जब भी कोर्ट जो है ना बेलेबल ऑफेंस में
नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर रही है ऐसे पर्सन अपने डिस्क्रिप्शन पे, या इन पर्सन को जो कि ये सिक इन्फर्म और फीमेल है इनको बेल ग्रांट कर रही है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन है उसको पहले नोटिस देना है इस चीज़ का कि हम इन पर्सन को बेल ग्रांट करने लगे हैं। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे इसको जो है वो बेल ग्रांट ना की जाए, और ऐसा ये नोटिस देने के पीछे बेसिकली ये लॉजिक होता है क्योंकि आर्टिकल 10A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है कि जब भी किसी पर्सन के ख़िलाफ़ आपने कोई क्रिमिनल चार्ज उस पर ये साबित करना है कि इसने कोई जुर्म किया है, उसके क्रिमिनल चार्ज की डिटर्मिनेशन करनी होती है, तो उस पर्सन का राइट है कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाए। और फेयर ट्रायल यही है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को अपने जो भी अपनी इस्तगासा है उसको अपने एलिगेशन को साबित करने का मौका दिया जाए, और उसके बाद जो है डिफेंडेंट को चांस दिया जाए अपने आप को डिफेंड करने का। तो लिहाजा इसी लॉजिक के तहत जो है वो नोटिस दिया जाता है उसको कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ सबूत है, क्योंकि अगर वो नहीं साबित कर पाता तो अगेन जो है वो जो ये आज़ादी का हक़ है, लिबर्टी हर इंसान का जो है वो फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, और अनलॉफुल डिटेंशन को मना किया गया है, बार किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा इसी बेस पे अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई चीज़ नहीं होती कि इसको जो है बेल ग्रांट ना की जाए, तो उस पर्सन का जो फिर फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 9 और 10 में, तो इसलिए इसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 स्टैचुटरी ग्राउंड डिस्कस किए जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको बेल मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जो ग्राउंड है वो है डिले इन ट्रायल, यानी जब ट्रायल के अंदर डिले हो जाता है ना उसके एक्यूज्ड के, तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो अगर जो ट्रायल में डिले हुआ है वो अगर उसकी वजह उसकी अपनी वजह से नहीं हुआ होता, तो अब इस सिचुएशन के अंदर एक्यूज़ का राइट होता है कि इस ग्राउंड पे यानी डिले ट्रायल के ग्राउंड पर जो है वो इसको बेल ग्रांट कर दी जाए। इसका जनरल रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी 2 एक्सेप्शन वो भी डिस्कस करेंगे। तो जनरल रूल ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल। अब यहाँ पर जो है वो कोबा लगा हुआ है इधर एक्सेप्ट से लेके बिहाफ तक, यानी जहाँ से कोबा स्टार्ट होकर कोबा क्लोज हो रहा है, ये इसकी एक्सेप्शन है पहली, इसलिए इसको एक दफ़ा छोड़ते इसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले जनरल रूल डिस्कस करते हैं। तो जनरल रूल इसका ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट एनी पर्सन शैल बी रिलीज और बेल, कि कोर्ट की ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को बेल पर रिलीज कर सकती है। कब? वेल हु बी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ हैज़ बी डिटेन्ड फॉर सच ऑफेंस फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, और इन केस ऑफ अ वुमन एक्सीडिंग 6 months एंड हुज ट्रायल फॉर सच ऑफेंस हैज़ नॉट कंक्लूडेड। सो लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट की पावर है कि अगर एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है किसी ऐसे ऑफेंस का जिसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी नहीं है, और वो पर्सन जिस पर इल्ज़ाम है ऐसे ऑफेंस का जिसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी नहीं, वो पर्सन जो है वो मेल है और उसकी डिटेंशन का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और अगर जिस पर इल्ज़ाम है वो खातून है उसकी डिटेंशन का टाइम पीरियड जो है वो 6 माह से ज़्यादा हो गया है, और इनका ट्रायल जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट ये है कि हु बीइंग एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ हैज़ बीन डिटेन्ड फॉर सच ऑफेंस फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 2 ईयर, केस ऑफ अ वुमन एक्सीडिंग 1 ईयर एंड ट्रायल फॉर सच ऑफेंस हैज़ नॉट कंक्लूडेड, यानी वो जो पर्सन है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है किसी ऐसे ऑफेंस का है जिसकी पेनल्टी डेथ है और जिस पर इल्ज़ाम है वो मेल है और उसकी डिटेंशन का टाइम पीरियड जो है वो 2 साल से ज़्यादा हो गया है, या खातून है और उसकी डिटेंशन का टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो डिले इन ट्रायल की बेस पे कोर्ट जो है वो इन्हें बेल ग्रांट कर सकती है। ये था जनरल रूल। और थर्ड स्टैचुटरी ग्राउंड जहाँ पर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में बेल मिल जाती है। अब इस जनरल रूल की फर्दर आगे 2 एक्सेप्शन है कि डिले इन ट्रायल की बेस पे कब आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल नहीं मिलती। तो पहली एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट वेयर्स ऑफ ओपिनियन दैट द डिले इन ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड हैज़ बीन ओकेजन बाय एन एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड और एनी द पर्सन एक्टिंग ऑन दिस बिहाफ, यानी अगर ये ट्रायल के अंदर डिले हुआ है और वो उस पर्सन की एक्यूज की अपने किसी ओमिशन की वजह से हुआ है, या जो पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा था उसकी वजह से हुआ है, तो तब आपको डिले इन ट्रायल की बेस पर भी बेल नहीं मिलेगी। पहले आपको डिले इन ट्रायल की बेस पर बेल इसलिए मिल रही थी क्योंकि मैंने कहा कि अनलॉफुल डिटेंशन बार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह लिबर्टी जो है वो हर पर्सन का जो है वो फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9। तो इसी बेस पे अगर उसके ट्रायल में उसकी अपनी वजूहात की बिना पर डिले नहीं हो रहा था और उसकी अनलॉफुल डिटेंशन हो रही थी, तो अब इस सिचुएशन में उस पर्सन को बेल मिल जाती थी इस ग्राउंड के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी। लेकिन अगर उसकी अपनी किसी गलती की वजह से, अपने फॉल्ट की वजह से, या जो पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है उसकी वजह से ये ट्रायल में डिले हो रहा है, तो अब इस सिचुएशन में इस ग्राउंड पे इसको बेल नहीं मिलती। यहाँ पर एक और चीज़ अपने माइंड में रख लें कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो पर्सन जो है वो वकील ही हो सकता है, उसका कोई ऑथराइज एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये जो पावर ऑफ अटर्नी है, मुख्तार नामे का कॉन्सेप्ट जो है वो एलियन है। अपना अच्छा एलियन है, वो इस चीज़ के अंदर एडमिट नहीं होता। मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ना ही कोई पर्सन आपके बिहाफ पे प्रोसिक्यूट कर सकता है केस, और ना ही कोई केस आपके बिहाफ पे डिफेंड कर सकता है। खैर ये पहली एक्सेप्शन थी जहाँ पर आपको डिले इन ट्रायल के ग्राउंड के ऊपर नॉन बेल ऑफेंस के अंदर बेल नहीं मिलती। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फॉरगोइंग प्रोवाइजो provided further that the provision of the foregoing proviso shall not apply to a previously convicted offender for an offence. Provided further that the provision of the foregoing proviso shall not apply to a previously convicted offender for an offence punishable with death or imprisonment for life, or to a person who in the opinion of the court is hardened, desperate or dangerous criminal is accused of an act of terrorism punishable with death or imprisonment for life। यानी डिले इन ट्रायल की बेस पे एक ऐसे पर्सन को बेल ग्रांट नहीं दी जाती जो कि कानून की नज़र में एक संगीन मुजरिम हो, जिसको छोड़ने पर ख़तरा हो, या एक ऐसे पर्सन को डिले इन ट्रायल की बेस पे बेल ग्रांट नहीं की जाती नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में जो पर्सन पहले से ही सज़ा याफ्ता हो, किसी ऐसे ऑफेंस की मद में उसे सज़ा मिली हो जिसकी पेनल्टी जो है वो डेथ पेनल्टी थी या उम्र कैद थी, या एक ऐसे पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में जो है वो डिले इन ट्रायल के ग्राउंड के ऊपर बेल ग्रांट नहीं की जाती जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम हो किसी इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट का किसी दहशतगर्दी के एक्ट की का उस पर इल्ज़ाम हो, जिसकी सज़ा जो है वो डेथ या उम्र कैद, डेथ पेनल्टी या उम्र कैद हो, यानी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ये अभी तक हम लोगों ने 3 स्टैचुटरी ग्राउंड डिस्कस किए, जिसकी अंदर अभी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी आपने कमेंट किया है, लेकिन फिर भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है। नंबर 4 स्टैचुटरी ग्राउंड है जिसमें आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस की मद में भी बेल मिल जाती है, वो है फर्दर इंक्वायरी के ग्राउंड के ऊपर। इसके अंदर ये होता है कि कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन पे जिस पे इल्ज़ाम है किसने ये नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया और इसके खिलाफ फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। तो जिस टाइम जो है वो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट हो रही होती है उतने टाइम पीरियड के लिए कोर्ट जो है वो इससे बॉन्ड वगैरह लेके इसको बेल पे रिलीज़ कर देती है। इसको हम लोग बेयर एक्ट से भी रीड कर लेते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफ इट अपेयर टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में बी दैट देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस बट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट, द अक्यूज्ड शैल पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज ऑन बेल or at the discretion of such officer court on the execution by him of a bond without surety for his appearance as hereafter provided। तो सिंपल में लिखा हुआ है कि इंक्वायरी स्टेज या ट्रायल के किसी भी स्टेज पे ऑफिसर यानी पुलिस पर्सन को या कोर्ट को लगता है कि जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, रीज़नेबल ग्राउंड है कि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, बल्कि सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं कि इसके खिलाफ फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए इसकी गिल्ट की डिटर्मिनेशन की वजह से कि आया इसने ऑफेंस कमिट किया भी है कि नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर जिस टाइम की इंक्वायरी हो रही है, पेंडिंग सच इंक्वायरी के कंडक्ट होने के टाइम पीरियड तक वो इसे बेल पर रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कोई पर्सन उसकी ज़मानत देते हैं और उसे बेल पर रिलीज़ कर दिया। या फिर अगर पुलिस को या कोर्ट को लगता है तो वो इससे खुद भी बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, यानी इससे कहते हैं कि आप खुद ही अपनी ज़मानत देते हो, इससे मैं चल के सिर्फ मनी अमाउंट ले लेते हैं फॉर इज अपेयरेंस, क्योंकि बेल में यही होता है कि आपको छोड़ दिया जाता है। अब आप जेल में नहीं होते, आपको ये कहा जाता है कि जब आपको बुलाया जाएगा ट्रायल के टाइम अब आपने आना है, तो वो उसकी ज़मानत की गारंटी के तौर पर, श्योरिटी के तौर पर उससे किसी बंदे की ज़मानत लेके उसे छोड़ देते हैं और पैसे ज़मानत प्लस पैसे लेके छोड़ देते हैं, या फिर उस बंदे से सिर्फ पैसे लेके उसे छोड़ देते हैं जो फर्दर इंक्वायरी जब तक चल रही है उतने टाइम पीरियड तक। तो ये जो है वो 4 स्टैचुटरी ग्राउंड हो गया जिसके अंदर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने कवर किया फिर भी आपको बेल ग्रांट हो जाती है। लाइक सबसेक्शन 3 है ऑफिसर और कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन और बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड राइटिंग हिज और रीजन फॉर सो डूइंग।
सो लिखा हुआ है कि जब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में जब कोर्ट जो है किसी पर्सन को बेल पर रिलीज़ कर रही है तो वो अपनी बेल पर रिलीज़ करने के टाइम उसकी रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी कि आया मैं क्यों इसे बेल पर रिलीज़ करी, क्योंकि स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि लोअर बेलेबल फेल्स के अंदर बेल आपको नहीं मिलती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है आपको बेल देना। जब वो अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करी तो ऑब्वियसली वो इसके रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी। अब सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर 4 स्टैचुटरी ग्राउंड डिस्कस हुए ना बेल पर रिलीज़ कर लेगी, तो इसका मतलब वो चारों ग्राउंड में जब भी बेल ग्रांट की जा रही होगी तब कोर्ट जो है अपने रीज़न रिकॉर्ड करेगी बेल ग्रांट करते वक्त। नेक्स्ट जो है वो स्टैचुटरी ग्राउंड जिस पर आपको बेल दी जाती है लोअर बेलेबल फेल्स के अंदर, और जो लास्ट भी है इसका वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बेस पे। सो इस पर लिखा हुआ है कि एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ लोअर बेलेबल फेल्स एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, यानी ट्रायल कंप्लीट हो गया है, किसी पर्सन पर इल्ज़ाम था कि उसने लोअर बेलेबल फेल्स कमिट किया, ट्रायल कंप्लीट हुआ है लेकिन अभी जजमेंट नहीं पास आउट हुई, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, द कोर्ट इज ऑफ अपील दैट देयर रिजल्ट ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज्ड ऑफ लोअर गिल्टी ऑफ एनी सच ऑफेंस। कोर्ट को लगता है कि भाई इस पर्सन ने कोई फेल्स कमिट किया ही नहीं है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कोर्ट की इसके बारे में। इट शैल रिलीज द एक्यूज, तो कोर्ट की ये पावर है कि वो उस एक्यूज को रिलीज़ कर सकती है। रिलीज़ का वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब उसे बेल दे सकती है, वो इसको इक्विक्ट नहीं कर सकती। अगर इक्विक्ट तब होता अगर इधर डिस्चार्ज का वर्ड लिखा होता। इफ़ ही इज़ इन कस्टडी ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ अ बोर्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपेयरेंस टू हेयर जजमेंट डिलीवर, ठीक है, वो उसे बोर्ड विदाउट श्योरिटी लेकर मतलब सिर्फ उससे कहते हैं कि आप पैसे वगैरह जमा करवा दो, उसे किसी की जमानत नहीं लेती, वो इससे जो है वो छोड़ देती है इतने टाइम पीरियड के कि जिस दिन जजमेंट अलाउंस होनी है उस दिन उसने आला है। नेक्स्ट जो इसका सबसेक्शन 5 है इसके अंदर बेसिकली लीगल स्टेटस ऑफ बेल लिखा हुआ है कि आया जब एक पर्सन को बेल ग्रांट हो जाती है तो क्या वो मुकम्मल तौर पर जो भी उसके ऊपर एलिगेशन थे, चार्ज लगे हुए थे, उससे वो रिहा हो जाता है। ये चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है। तो उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन केस ऑफ अ पर्सन रिलीज बाय इटसेल्फ एनी अदर कोर्ट मे काउज एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज अंडर दिस सेक्शन टू बी अरेस्टेड एंड मे कमिट हिम टू कस्टडी। मतलब अगर एक कोर्ट ने इसको बेल पर रिलीज़ किया है, अव्वल तो ये पावर जो है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की है, लेकिन अगर किसी दूसरे कोर्ट ने इसको बेल पर रिलीज़ किया होता है तो इन तीनों कोर्टों के पास जिसने रिलीज़ किया होता है उस कोर्ट के पास भी पावर होती है, और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास भी पावर होती है कि जिस पर्सन को बेल पर रिलीज़ किया होता है वो उसको दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा जेल में डाला जा सकता है, उसे दोबारा यानी पुलिस की कस्टडी में लिया जा सकता है। तो लिहाजा इससे बेल का लीगल स्टेटस क्लियर हो रहा है कि बेल का लीगल स्टेटस ये है कि यहाँ पर पर्सन जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो रिलीज़ किया जाता है, मुकम्मल तौर पर जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा होता है उससे वो डिस्चार्ज नहीं होता, यानी इक्विक्ट का स्टेटस नहीं है, बेल का रिलीज़ का स्टेटस है। तो ये सेक्शन 497 भी यहाँ तक कंप्लीट होगी।